उनकी हुकूमत ने अब ये अनाउंस किया है कि ये चीज कंपल्सिव है कि आपने हर सूरत वहां पे जितनी लड़कियां हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वो हिजाब पहनेंगी। और मैं देख रही थी कि टीवी प्रोग्राम में पूछा गया वहां के एक अथॉरिटी को बुला के कि अगर कोई ना पहनना चाहे तो उन्होंने कहा जबरदस्ती पहनवाएं। और टॉपिक हमारा ये है कि हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। जनाब सेकुलरिज्म का ये जो मैंने शजरे ममनुआ कहा कि सेकुलरिज्म का तो आप नाम भी यहाँ पे नहीं ले सकते, ये गाली समझा जाता है। हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में सेकुलरिज्म होना चाहिए और है। जब वो सेकुलर है तो फिर वो इन्होंने ये बात कैसे कर दी, जबकि हम अपने मुल्क में इस तरह की इस्लामाइजेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, तालिबानी किस्म की सोच रखते हैं। अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया जापान के जो ताल्लुकात हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हुए नहीं हो चुके हैं कि वो G7 की लीडरशिप लेके बैठे हुए हैं और वो G20 की, और वो कह रहे हैं कि आप G7 की लीडरशिप देखें। जब बरतानिया G7 की चेयर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाएगा। आई थिंक रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी में कुछ G7 की मीटिंग हुई थी तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने लड़कियों पर हिजाब कंपलसरी कर दिया है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। वैसे तो पाकिस्तान भारत को सेकुलरिज्म का ज्ञान देता है और खुद पीओके में शरिया के कट्टर कानून लागू कर रहा है। असल में ये लोग सेकुलरिज्म सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक इनकी आबादी कम है, और जब इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये लोग अपने सुर बदल लेते हैं और ये शरिया कानून लागू कर देते हैं। दूसरी तरफ भारत में इस महीने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल ट्रेड और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बात होगी। और ये सब सुनकर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमारा पीएम जापान में सिर्फ कर्जा माफ़ कराने जाता है और यहाँ जापान का पीएम भारत आ रहा है ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर बात करने। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। बड़े पैमाने पे इंडिया जापान के जो ताल्लुकात हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हुए नहीं हो चुके हैं कि वो G7 की लीडरशिप लेके बैठे हुए हैं और वो G20 की, और वो कह रहे हैं कि आप G7 की लीडरशिप देखें। जब बरतानिया G7 की चेयर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाएगा। आई थिंक रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी में कुछ G7 की मीटिंग हुई थी तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था। ठीक है, अब देखें कि वो अब ये किसी वक्त भी G8 हो सकती है। G7 कुड बी G8 एनी टाइम। रशिया को उन्होंने फारिग किया था मेरा ख्याल है इसमें से, और अभी वो इंडिया को डाल सकते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, आप क्यों हमें नहीं डालेंगे, लेकिन टेक्निकली G7 जो है उसको G8 करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ कोरिया है, उसको भी नहीं लेते और भी बहुत सारे मुल्कों को नहीं लेते। वो कहते हैं कि यार ये जो मुल्क है ना ये उस तरह वेस्टर्नाइज नहीं है, इनके मसाइल हमसे लैदा हैं। जैसे इंडिया का फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट पे कि जो इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के इशू हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह जो है वो मीडिया को कर रही है, जो BBC का इशू हुआ था। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने अपने बायलैटरल रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत दी एज कम्पेयर टू मीडिया फ्रीडम इन इंडिया। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस सिलसिले में ये G7 G8 हो सकता है कभी भी, अगर इंडिया प्रेशर डाले कि जी हमें ये रखें। और इस तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों में तालिबात और पुस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। ठीक है जनाब, अब आप जानते हैं कि कश्मीर में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की, यानी इमरान खान के वजीर आजम है वहां पर। और जब वो वजीर आजम तकरीर करते हैं तो अक्सर उनकी ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं कि वो काफी लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे होते हैं। हम कहते हैं भाई खुदा खैर करे कहीं बीमार ना हो, कुछ ऐसे ना हो। लेकिन उनकी हुकूमत ने अब ये अनाउंस किया है कि ये चीज कंपल्सिव है कि आपने हर सूरत वहां पे जितनी लड़कियां हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वो हिजाब पहनेंगी। और मैं देख रही थी कि टीवी प्रोग्राम में पूछा गया वहां के एक अथॉरिटी को बुला के कि अगर कोई ना पहनना चाहे तो उन्होंने कहा जबरदस्ती पहनवाएं। और टॉपिक हमारा ये है कि हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। जनाब सेकुलरिज्म का ये जो मैंने शजरे ममनुआ कहा कि सेकुलरिज्म का तो आप नाम भी यहाँ पे नहीं ले सकते, ये गाली समझा जाता है। हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में सेकुलरिज्म होना चाहिए और है। जब वो सेकुलर है तो फिर वो इन्होंने ये बात कैसे कर दी, जबकि हम अपने मुल्क में इस तरह की इस्लामाइजेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, तालिबानी किस्म की सोच रखते हैं। वसीम अल्ताफ साहब जरा मुझे बताइएगा, हमारे लिए जो चीज गलत है वो हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा उसको अपने लिए सही समझे? देखिए ऐसा है आलिया कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम जब माइनॉरिटी में हों तो सेकुलरिज्म हो, यानी दुनिया में कहीं भी हम अगर माइनॉरिटी में हैं तो सेकुलरिज्म हो, और हमारी थोड़ी सी भी अगर तादाद बढ़ जाए, हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ जो ही हम बढ़ें तो हम वहां पे फिर अपना एक निजाम और अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको हम एनफोर्स कर दें। ये हमारी साइकी है। अच्छा, अब बात यह है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखिए कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी हो और उसका मुकम्मल नफाज हो यहाँ पे, लेकिन इंडिया में ये सेकुलरिज्म होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ी सी वो एक साइकोडायनामिक्स देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है। तो इसके पीछे सोच ये है कि जब हम माइनॉरिटी में होते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हमें स्पेस मिल जाए, और वो स्पेस सिर्फ हमें एक सेकुलर एक सिस्टम ही में मिल सकती है, वो हमें किसी और सिस्टम में नहीं मिल सकती।
क्योंकि सेकुलर सिस्टम वो होता है जिसमें कि पहली बात ये कि आपका जो रिलीजन है वो मैटर नहीं करता, आपको इक्वल राइट्स हासिल होते हैं और रिलीजन का स्टेट के अफेयर्स में कोई अमल दखल नहीं होता। ये सारी चीजें सिर्फ वही पॉसिबल है जहां पे एक सेकुलर स्टेट हो। तो अगर आप माइनॉरिटी में हैं कहीं भी दुनिया में तो आप चाहेंगे कि एक सेकुलर स्टेट हो ताकि आपको स्पेस मिल जाए, और जहां पे आप मेजॉरिटी में हैं, अपने मुल्क ही में नहीं कहीं पे भी, यानी अगर आप बर्मिंघम के किसी बाजार में आपने मेजॉरिटी हासिल कर ली है, आपकी दुकानें ज्यादा हो गई हैं, तो वहां पे भी आप चाहेंगे कि आपका एक अपना एक सिस्टम और अपना एक निजाम जो है वो वहां पे काम करना शुरू कर। ये सिर्फ मुल्कों की हद तक नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सेल्फ राइचुअस हैं, हम दुरुस्त हैं, हम राह रास्त में हैं, और बाकी जो लोग हैं वो हमसे इंफीरियर हैं। हमने उनको राह रास्त पे लाना है, हमने उनको सीधा रास्ता दिखाना है। लिहाजा हम अब ये है कि चूंकि अब हम मेजॉरिटी में आ गए हैं, लिहाजा अब हमारा फर्ज है कि हम सबको सीधे रास्ते पे लेके आए। लेकिन जहां पे हम ये काम नहीं कर सकते वहां पे फिर हम कहते हैं सेकुलरिज्म, ताकि हमें वो स्टेट की प्रोटेक्शन मिल जाए और उसके अंदर रह के हमने जो कुछ करना है हम करें। तो ये बेसिक इसकी एक साइकोलॉजी। मुझे ये बताएं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है, कैसे लगते हैं वो आपको? मेजरली पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो है ना वो टेंशन आ रही है, लेकिन उसको जो है ना वो एक साइड पे भी रखें। तो उसके अलावा भी जो उसकी बेसिकली शनाख्त है जिसकी वजह से उसको जो है ना वो पहले अमेरिका में भी बैन किया था, ठीक है, वो ये था कि गुजरात जो है ना वो इंसिडेंट की वजह से, इसीलिए तो जो है ना वो उसको कहा जाता था, उसने गुजरात को जो है ना वो एज अ स्लॉटर हाउस जो है ना वो बना दिया था। उसे गुजरात का बुच्चर के नाम से जो है ना वो सारे जो है ना वो जाने जाते थे। और उसके बाद अब जो कश्मीर में उन्होंने किया है, एक उस टेरिटरी को जो है ना जिसको पहले जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया जब जो है ना वो इनकी इंडिपेंडेंस से लेके जो है ना इनको बेसिकली उसको एक जो है ना वो अलग स्टेटस जो है ना वो मिला हुआ था, उसको खत्म कर दिया। सो आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना वो क्या सोचती हैं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट तो क्योंकि इंडिया के साथ डील करना है तो वो ये सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर उस पर जो देखें तो आई थिंक कि जो है ना वो बुच्चर का सही है खिताब उसके लिए। एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपनी सोच एक तरफ रखें, गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात इंसिडेंट को एक तरफ रखकर अगर हम बात करें, तो क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कैसे लीडर हैं? अगर जो है ना वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है ना वो इंडिया के लिए भी जो है ना वो हम देखें तो ये देखें कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत साल लगा दिए थे अपना जो है ना वो दुनिया को ये रियलाइज करवाने में कि वो बेसिकली जो है ना वो लिबरल है, एज अ लिबरल कंट्री जो है ना उसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखें कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है ना वो वहाँ पे है। सो बेसिकली एज अ ये कह लें कि उनकी जो इंडिया की इमेज जो है ना वो स्पॉइल की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो कि इवन के एक सर्टेन टाइम पे जो वहाँ पे विजिटर्स थे ना वो भागना शुरू हो गए थे जब उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सो बेसिकली ये कि उसकी इमेज जो है ना वो बहुत खराब की है, लेकिन ये है कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है, और उसके रिलेशन जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज्यादा जो है ना वो खराब किए हैं। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। आपने बिल्कुल यहां पे 2 फर्में हायर की हैं अपने आप को प्रमोट करने। यहां पे हमारे बिलावल भुट्टो साहब महीने में 2-2, 3-3 दफा आते रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने। खान साहब ने एक लॉबी फर्म को हायर किया सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रमोट यहां पे नहीं किया जाता। आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज आप, और मेरी नजर में आपको आईएमएफ का पैकेज चाहिए ही नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपका क्या ख्याल, आईएमएफ वाले नहीं देख रहे हो ये बात कि यार इनकी इतनी प्रॉपर्टियां लंदन में, आप अभी आज टिकट लेके चढ़े बिजनेस क्लास पे, सीट बाय सीट चलते हैं जहाज से पाकिस्तान से उठते हैं, और अमीर बच्चों के, अमीर लोगों के बच्चे, और वो इस वक्त बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं क्योंकि वहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा चला है, हर चीज 2 नंबर बहुत चली। अब तो चार्टर जहाजों का फैशन है। बिल्कुल आपके मैंने अगले दिन देखा वो लोगों के पास तो जहाज इस तरह जिस तरह मोटरसाइकिल होता है पाकिस्तान में। तो आपका क्या ख्याल, आईएमएफ आंखों से अंधे हैं? आपके 22 करोड़ 20 करोड़ लोग को आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं। आईएमएफ वाले तो भी अखबार पढ़ते ही होंगे ना, इन्फॉर्मेशन तो देखते होंगे कि ये क्या लोग हैं। सर अगर हर जगह के हेड अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हेड जो वो इंडियंस लग गए तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे ना। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे। अब जारी बात है इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो ग्लोबल साउथ के वो लीडर हैं, और अब जापान जारी बात है इसमें उनको सपोर्ट करेगा। अब मजे की बात यह है कि जो जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए वो इंडिया को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप देंगे। और वो किस तरह देंगे, इस तरह नहीं कि कोई लीडरशिप पढ़ाई नहीं होती है, ये लीडरशिप पास ऑन कर दिया आपको। ये बेसिकली यू हैव टू डू इट विद योर ओन कंडक्ट। आपके बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, आपकी इकोनॉमी कैसी है, आप कितने रेसिलिएंट हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस लाइक यूक्रेन की वॉर, रशिया की वॉर में किस तरह आप बिहेव करते हैं, सप्लाई चेन में आपका क्या किरदार है, आपके पास यूथ, आपके पास टैलेंट, बहुत सारे बड़े फैक्टर हैं। फिर आपके लैटिन अमेरिका या अफ्रीका एंड एशिया में किस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या ताल्लुकात हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है। अफ्रीका और एशिया में तो चलो इंडिया का हल्का फुल्का है, लैटिन अमेरिका में इंडिया ऑब्वियसली डजंट हैव दैट। बट ये जो कसीदा साहब आ रहे हैं
इनके ताल्लुकात की जो बुनियाद है ये इसी वजह से इन्होंने रखी हुई है, ठीक है जी। और ये जो मेरा ख्याल है जो G7 की समिट है वो जापान में होनी है मई में, हिरोशिमा का जो इनका जो शहर था, हिरोशिमा जहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ये सारी बातें कसीदा जो है वो इन्वाइट करेंगे कि G7 की समिट में पार्टिसिपेट करें। और G7 में आपको पता है जितने भी ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन ये सारे हैं, अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन। तो और जो और ये देखिएगा कि ये एक टाइम आ रहा है कि ये इंडिया को इस तरह की जो फेवर दे रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज फेवर। सो पाकिस्तान तो कहीं अटक पटक के भी करीब नहीं गिरता। कहाँ पाकिस्तान वो मुल्क है जो जापानियों का तैयार साढ़े कर्जे माफ कर दो, और हमने उनसे वादा कर लिया हुआ कि ठीक है फाइनेंस से थोड़ा कर्जे माफ कर दो। और कहाँ पे पाकिस्तान जो है वो, जहाँ जापान जो है और इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग ऑन बिजनेस एंड ट्रेड एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इसके साथ साथ जापान और इंडिया जो है वो कोई हाई स्पीड रेलवे बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और जापान का जो क्या वो शिनकेनसेन सिस्टम है वो पता नहीं लेके आ रहे हैं। अच्छा, जापान ने इंडिया को लोन भी दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, 312 बिलियन येन का लोन जापान ने दिया हुआ इंडिया को, ग्रांट्स भी दी हुई हैं तो 5.12 बिलियन येन की। तो टेक्निकल कोऑपरेशन है जापान ने इंडिया को दिया हुआ है 8.5 बिलियन, बड़े तादाद पे काम कर रहे हैं। फिर कल्चरल ये वो, फिर आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स आप देखें 2021 में एग्रीमेंट हुए, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है जी, अफवाज के हवाले से, और 2017 में एक पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से कोऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आप इनकी टाइमलाइन देखें दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक दूसरे मुल्कों में हैं। 2022 में पीएम मोदी गए, 2022 में जयशंकर भी वहाँ पे गए, 2022 में इंडियन वज़ीर आज़म मोदी और जयशंकर 2 दफ़ा मतलब वहाँ पे गए, 2019 में डॉक्टर जयशंकर जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुक है उनका, ठीक है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जानते ही उन मुल्क जितने उन्हें पता है डॉलर आना, या जिधर उसको पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ये जो ममालिक हैं ये सपोर्ट कर सकते हैं या मेरी जो प्रोफाइल बढ़ सकती है, वो समझते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप जो है हमारी, वो तो देख ही उन चीज़ों को रही है कि उससे क्या होगा। जबकि इंडिया के जो जापान की तरफ से जो जिसे कहते हैं ना आना, 2022 में प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे, अभी फिर 2023 में आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि कितने इंपॉर्टेंट इंडिया ने ज़्यादा दौरे किए हैं जापान के एज कम्पेयर टू जापानीज इंडिया के कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इंडिया को समझ लग गई है कि हमें अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना है, G7 में जाना है, तो हमें जापान के साथ एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रिलेशन रखना है, क्योंकि आपने चाइना को भी कॉम्पिटिशन में देखना, साउथ कोरिया के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रखना है। फिर ये क्वाड में भी एक उनका जो है वो पार्टनर है। सो बायलैटरल रिलेशंस सेपरेट हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस इनके सेपरेट हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि किस तरह पे बड़े पैमाने पे दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम हैं कौन? आप कौन हैं? आप कहां से शुरू हुए हैं? आप मुसलमान कैसे हुए हैं? आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए? आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट अब मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई। आपको ये तवज्जो देनी होगी। आपका नाम काज़मी कैसे हुआ है आपको ये सोचना चाहिए कि ये काज़मी कहां से आया है, ये सोचना होगा। ये कोई नहीं प्रॉब्लम, हम तो इलाहाबाद से आए थे। नहीं, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको जिहाद के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट इन योर डीएनए। आपने जिहाद ब्रिटिशों के खिलाफ किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया, आज किस तरह करेंगे? भी आज कह रहे हैं सियासत नहीं जिहाद है। ओए आपके डीएनए में नहीं है यार, आप तो हार लेके खड़े हो जाते थे, जो इन्वेडर आता था उसके। जहां सऊदी अरब और यूएई के असली मुसलमान डेवलपमेंट और इकोनॉमी की तरक्की पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुसलमान हिंदुस्तान पर जिहाद यानी गज़वाए हिंद के सपने देख रहे हैं। इन जाहिलों को अभी भी ऐसा लगता है कि गज़वाए हिंद जैसा कुछ होगा और ये घोड़े और तलवार लेकर हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। खैर, यह सब चूरन इनकी आर्मी और सरकार इन पाकिस्तानियों को देती रहती है और खुद लंदन और न्यूयॉर्क में अपनी संपत्ति बनाने में लगी हुई है। जब तक पाकिस्तानियों को कश्मीर, जिहाद और एटम बम का चूरन मिलता रहेगा, भारत और पाकिस्तान में डेवलपमेंट का गैप और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।